Hello friends, today we have started our first chapter from social studies, and this chapter is related to the ancient history. Glorious India beginning to 1206 AD. And this chapter will be divided into three parts. And first part we have discussed Mahajanpadas period and the major Janpadas of Rajasthan, and second part major empire or kingdom of that period, and the foreign invasion and assimilating. And firstly, we talk about the Indian history, Indian culture. The India is known as the Golden Sparrow and the World Guru, and Indian culture and tradition is universal in nature and in the nature are on the basis of traveling through their powerful ships established their political and cultural empire by the traveling to other countries. क्योंकि भारत को जो सोने की चिड़िया वगैरह कहा जाता था, उसके पीछे का एक रीज़न था। जो हमारे किंग हुआ करते थे, राजा महाराजा जो हुआ करते थे, वो ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी कंट्री वाया से, जिससे क्या होता था कि वो वहाँ का कल्चर, वहाँ का ट्रेडिशन, वहाँ की उन चीज़ों को ना अपने साथ मतलब अपने साथ अपने आप में अडेप्ट कर लिया करते थे, और यहाँ का फिर मतलब कुछ कुछ चीज़ें ट्राई किया करते थे। तो जितना भी हमारा आर्किटेक्चर आप देखोगे, या मतलब जितना भी हेरिटेज साइट्स वगैरह हैं, उनमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस मिलेगा या बाहर की चीज़ों का मिलेगा। इसलिए जो इंडियन कल्चर है वो यूनिवर्सल इन नेचर है। बहुत सारे वेरिएशन हैं कल्चर में, ट्रेडिशन में, रिलीजन में। हर तरीके के रिलीजन के लोग रहते हैं, और इसके पीछे कुछ हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन भी हैं जो कि हमारे इस ग्लोरियस कंट्री, ग्लोरियस इंडिया का मतलब मेन पार्ट रही हैं। जैसे इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, जो इंडस सिविलाइजेशन है वो तो पाकिस्तान के अंदर है वो पार्ट, बट उसका कुछ पार्ट इंडिया के वेस्टर्न स्टेट्स जैसे गुजरात, राजस्थान, पंजाब में कुछ कुछ जगह पर अभी भी है। और जो इंडिया में सिविलाइजेशन थी, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो, जो सिविलाइजेशन है, ये कहीं ना कहीं उसी का पार्ट है। और जो सरस्वती सिविलाइजेशन है वो इंडिया में, राजस्थान में, मेनली इन राजस्थान स्टेट में डेवलप हुई, क्योंकि जो सरस्वती रिवर है उसी के आसपास जो सिविलाइजेशन का सेटलमेंट माना जाता है। उसके बाद आती है वैदिक सिविलाइजेशन। जो वैदिक सिविलाइजेशन है वो मेनली ऑन द बेस्ड ऑन द वेदास, जो हमारे वेद हैं, जो कि जैसे कि हमारे जो चार वेद माने जाते हैं, यथुर्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद। तो इन चारों मतलब वेदों को मान लीजिए, कुछ एपिक्स मान लीजिए, रामायण महाभारत जो हैं, ये सब मतलब कहीं ना कहीं एक ग्लोरियस इंडिया का बेस मानी जाती हैं। जो वेद हैं उनको एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज बोला जाता है। जितना भी हम लोगों के पास जो ज्ञान है, ये सब चीज़ें, नॉलेज जो हमने गेन की है, वो कहीं ना कहीं हमारे वेदों से हमें मिली है। तो और जैसे कि जो हमारे जो किंग थे, तो वो उनको जो आइडल पॉलिसीज वगैरह बनाते थे, मतलब अपनी जो उनके आइडियल्स एंड पॉलिसीज थी, वो कहीं ना कहीं हमारे जो एपिक हैं, रामायण महाभारत, उनके ऊपर बेस्ड थी। अब बात करेंगे महाजनपदा जो पीरियड था, वो मेनली दो तरीके के स्टेट थे उस टाइम पे। रिपब्लिकन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम था इंडिया में, एंड तो उसी टाइम पे जो हमारे जो स्मॉल जनपद हुआ करते थे, वो कन्वर्ट होने लगे धीरे धीरे लार्ज जनपद में। और उसके पीछे के रीज़न ये था कि जैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा था इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स की बात ले लीजिए, तो धीरे धीरे से ट्रेड बढ़ रहा था। कॉमर्स मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स मतलब एक जगह से दूसरी जगह लोग ट्रेड के पर्पज से आ जा रहे थे। एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हो रहा था, इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी। और ये मेनली कुछ पार्ट्स था, जैसे कि ईस्टर्न यूपी और मेनली इन बिहार में ही सेटल हुआ, क्योंकि उस टाइम पे इन दोनों स्टेट में ही आयरन का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था, और आयरन से हम लोग कहीं ना कहीं अपना इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे थे। और मतलब आयरन एक था जो लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ था जिसका।
और इसके फिर धीरे धीरे उसकी वजह से क्या हुआ, कुछ जो छोटी छोटी सी ट्राइबल सिस्टम था हमारा एंशियंट इंडिया का, वो डिक्लाइन होने लगा। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बढ़ा, इंडस्ट्री सेटअप हुई, तो जो कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट था वो डिक्लाइन होने लगे, क्योंकि लोग जो फॉरेस्ट लैंड्स को एग्रीकल्चर लैंड के लिए कन्वर्ट करने लगे। तो ये सब रीजन तो थे कि हमारे यहाँ कैसे ट्राइबल सिस्टम डिक्लाइन हुआ इन एंशियंट टाइम पे। अब बात करते हैं आफ्टर दैट इन 6th सेंचुरी बीसी जो जनपद थे वो इवॉल्व हुए, मतलब उनको ट्रांसफॉर्म किया गया महाजनपदाज में। और इसी पीरियड से क्या हुआ, जो इन्हीं टाइम पे जो मुनार्की बहुत ही ज्यादा मतलब थी, और सॉवरेन जो सॉवरेनिटी बोलते हैं, जिसको सॉवरेन रूल बोला जाता है, वो एब्सेंट था उस टाइम पे। और इन दी स्टेट्स वर लार्जर एंड मोर पावरफुल देन द स्टेट ऑफ पोस्ट वैदिक पीरियड। ये जो स्टेट थे जो भी मोनार्की के टाइम पे डेवलप हो रहे थे, वो हमारे जो पुराने पोस्ट वैदिक पीरियड के टाइम, पोस्ट वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम के जो स्टेट्स थे, उनसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पावरफुल और बड़े थे। अब बात करते हैं मेजर जो महाजनपदास थे। ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी बीसी सेवरल लार्ज एंड पावरफुल इंडिपेंडेंट स्टेट वर एस्टैब्लिश्ड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट कह सकते हैं, आप ये ग्रंथ भी बोल सकते हैं, अंकुर निकाय के अकॉर्डिंग उस टाइम पे 16 महाजनपद एग्जिस्टेड थे या प्रेजेंटेड थे। तो उनमें से मैंने कुछ मतलब मेंशन किया है, 16 पूरे 16 मेंशन किए हैं, बट आपको मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं जो अभी प्रेजेंटली भी एग्जिस्टेड है उन्हीं के बारे में आपको मैं बताती हूँ। काशी की बात करें तो काशी जो रीजन था वो उत्तर प्रदेश का अभी जो प्रेजेंटली बनारस है उसके आसपास का एरिया था, उसको काशी नगरी बोला जाता था। कुरु, आप महाभारत देखेंगे तो, महाभारत देखी होगी आपने, तो जो कुरु वंश था वो कौरव और पांडवों का बोला जाता है, डायनेस्टी जो थी उनकी, उसको कुरु डायनेस्टी बोलते थे उस टाइम पे। और उनकी जो कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर हुआ करती थी। मगधा की बात करें, जो राजगृह उसकी कैपिटल थी, और ग्रीव्रजा। राजगृह प्रेजेंटली बिहार के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, राजगृह डिस्ट्रिक्ट अभी भी है। और बात करें नंबर 9 पे कौशला दिया हुआ है। कौशला जो था, कौशल डायनेस्टी, ये राजा दशरथ का किंगडम हुआ करता था, तो जिसकी कैपिटल अयोध्या थी। और अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट पीरियड ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो फर्स्ट पार्ट की जो कैपिटल थी नॉर्दर्न पार्ट की वो साकेत थी, और साउदर्न पार्ट इज कैपिटल श्रावस्ती। श्रावस्ती इज प्रेजेंटली इन यूपी, एक डिस्ट्रिक्ट है श्रावस्ती। और मत्स्य की बात करें, इसकी कैपिटल विराटनगर थी, जो कि मत्स्य जो महाजनपद था वो राजस्थान के अंदर था। विराटनगर इसकी कैपिटल थी, जो प्रेजेंटली बैराट के नाम से जाना जाता है। सूरसेन, ये भी राजस्थान का एक जनपद था। और मथुरा इसकी कैपिटल थी, पर सम ग्रीक स्कॉलर्स जो थे इसको मैथुरा और सुरसेना ही बुलाया करते थे। अवंती की बात करें, अवंती बहुत ही फेमस किंगडम था उस टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा बड़ा भी था। और इसकी जो कैपिटल थी नॉर्दर्न पार्ट की उज्जैन ही थी, जो प्रेजेंटली उज्जैन के नाम से जानते हैं आप मध्य प्रदेश में। कम और इसका जो साउदर्न पार्ट था महिष्मती किंगडम जो था वो भी था। और जो अवंती था, अवंती किंगडम, ये पूरा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और थोड़ा साउदर्न पार्ट तक इसका एक्सटेंशन था। और गांधारा जो था, इसकी कैपिटल थी तक्षशिला, जो कि अब पाकिस्तान के पंजाब में है। और तक्षशिला एक यूनिवर्सिटी भी है हमारी, जो एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ में काउंट होती है। नालंदा बिहार में है, और तक्षशिला पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में आती है। कंबोज, जिसकी कैपिटल कॉम्पिलिया थी। अमंग दीज 16 टू टाइप्स ऑफ स्टेट्स वर प्रेजेंट दैट टाइम। एक तो मोनार्की सिस्टम था और एक रिपब्लिकन स्टेट हुआ करते। तो मोनार्की जो थे वो बहुत ही पावरफुल थे। उनमें से कुछ जो फेमस मोनार्कियल स्टेट थे, जैसे कौशला, वत्सा, अवंती, मगधा, बहुत ही पावरफुल किंगडम रहे हैं उस एंशियंट टाइम पे, उस सेंचुरी में, 6th सेंचुरी बीसी में। और बहुत सारे रिपब्लिकन भी स्टेट ऑल्सो प्रेजेंटेड ऑफ दैट टाइम। साक्याज ऑफ कपिल वस्तु, मौर्याज ऑफ पीपलीवन, लिश्वीज ऑफ वैशाली, विदेह ऑफ मिथिला, मालाज ऑफ कुशिनारा। ये सारे मोस्टली आपको बिहार के आसपास का रीजन है, पूरा बिहार एंड बिहार के आसपास का रीजन है।
अब आगे बात करेंगे हम जो मेजर महाजनपद हैं राजस्थान के, उनकी बात करेंगे। जो राजस्थान में मेनली जो जनपदास का एमर्ज बोलिए, इवोल्यूशन बोलिए, वो वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम से हुआ है। आफ्टर द ग्रीक इन्वेजन द मेजर ट्राइब्स ऑफ द वेस्टर्न पंजाब बोलो तो वो माइग्रेटेड टू राजस्थान। मतलब वो अपना कुछ ना किसी रीज़न की वजह से ग्रीक इन्वेजन हुआ तो वहाँ की वजह से लोग माइग्रेट कर गए राजस्थान में। और मेनली ये जो जनपद एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो सेटअप हुआ वो मेनली ईस्टर्न राजस्थान में सेटअप हुआ। तो इनमें से कुछ मेजर उस टाइम के जो जनपदास थे उनमें से एक था जांगल। जांगल की कैपिटल थी अचित्रापुर नाउ इज नागौर डिस्ट्रिक्ट। ये उसकी कैपिटल हुआ करती थी उस टाइम पे। महाभारत पीरियड में इसको जांगला देश बोलते थे। और जो प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बीकानेर डिस्ट्रिक्ट है, द प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट देखा जाए तो बीकानेर और जोधपुर हैं। और सम प्लेसेस पे इसको क्रू जांगला, मद्रिय जांगला भी बुलाया जाता था। द किंग ऑफ बीकानेर इज ऑल्सो कॉल्ड हिमसेल्फ से जांगलाधर बादशाह। ये लोग आपको जांगलाधर बादशाह बुलाते थे। और इनका जो रॉयल सिंबल ऑफ बीकानेर स्टेट था उसके ऊपर मतलब लिखा हुआ है, मतलब उनका जो रॉयल सिंबल होते हैं उनके ऊपर लिखा हुआ है जय जांगलाधर बादशाह। अब बात करते हैं मत्स्य जो किंगडम था जिसकी कैपिटल विराटनगर थी, नाउ इज बैराट। तो आप महाभारत टाइम में भी आपको याद होगा राजा जो विराट थे उस टाइम पे, तो विराटनगर उनकी राजधानी हुआ करती थी। और जो मत्स्य है ये प्रेजेंटली जो जयपुर के आसपास का रीजन है, उसकी जो सराउंडिंग्स है जयपुर के आसपास की, और जो जयपुर है वो मत्स्य में काउंट होता था। अलवर और सम पार्ट्स ऑफ भरतपुर भी इसी में आया करते थे। और जो इसका एक्सपेंशन था, मतलब कहाँ तक फैला हुआ था, तो वो था चंबल हिल से लेके सरस्वती रिवर तक इसका एक्सपेंशन माना जाता है मत्स्य किंगडम का। और बात करें कि मतलब बिफोर द जो यहाँ के किंग थे द बिंदुसारा, मतलब 6th सेंचुरी बीसी में, पर उससे पहले का इसके पास मतलब आज तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट कुछ इन महाभारत के अंदर दिया गया है अकॉर्डिंग टू महाभारत कि यहाँ पे एक राजा था किंग साहज, रूल करते थे, जो कि चेदी और मत्स्य दोनों ही किंगडम उनके थे। अब इन द बिगिनिंग इट्स रिमेन्ड पार्ट ऑफ चेदी, बट मतलब कहते हैं कि जो ये थोड़ा स्टार्टिंग का जो पार्ट था पहले चेदी में काउंट आता था ये किंगडम, बट लेटर इज बिकम ए पार्ट ऑफ पावरफुल मगध एम्पायर। बाद में मगध एम्पायर में काउंट होने लगा। अब अगला जो है हमारा वो है सूरसेन जो था वो इसकी कैपिटल थी मथुरा, जो भी अभी प्रेजेंटली भी मथुरा है, उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। और इसको जो ग्रीक स्कॉलर्स थे वो इसको मैथोरा या सूरसेन ही बुलाया करते थे। और इट वॉज सिचुएटेड इन द मॉडर्न ब्रीज रीजन बोला जाता है वृंदावन, मथुरा, बरसाना, नंदगांव, जो आसपास के गांव हैं उनको ब्रज रीजन बोला जाता है। उसमें 84 विलेजेस आते हैं, मतलब बोला जाता है 84 गांवों के अंदर उस पूरे रीजन को ब्रज रीजन बोला जाता है। और महाभारत के टाइम में देखा जाए तो मतलब कहते हैं कि जो ये यादव डायनेस्टी है जो उसका ओरिजिन इसी रीजन से हुआ था। और ये जो लॉर्ड कृष्णा है वो इस यादवा डायनेस्टी के वंशज थे। उनके जो फादर थे वासुदेव, वो यहाँ के किंग हुआ करते थे। और मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द भरतपुर, धौलपुर, करौली, ईस्टर्न पार्ट ऑफ अलवर डिस्ट्रिक्ट केम अंडर दैट ऑफ जनपद। अब बात करते हैं सिवी। इट्स कैपिटल वॉज सिरपुर, नाउ इज सोरकोट इन पाकिस्तान। ऐसा समझा जाता है कि जो सोरकोट है वो पाकिस्तान के अंदर है अब। एंड द किंग सुशीन हैज डिफीटेड इट्स अलॉन्ग विद अदर ट्राइब्स ऑफ द बैटल ऑफ 10 किंग्स। मतलब उन्होंने सारी मतलब जो वहाँ की ट्राइब्स थी और जो वहाँ के आसपास के राजा थे उन सबको हराया था। जो सिवी ट्राइब थी वो साउदर्न पंजाब से माइग्रेट करके मेवाड़ रीजन में वो लोग रहना स्टार्ट किए थे। और उन्होंने कैपिटल बनाई अपनी नागरी, जो चित्तौड़गढ़ के आसपास थी।
मतलब अभी कुछ टाइम, मतलब जब मतलब आर्कोलॉजिकल जो सर्वे हुए थे उसमें मतलब इनका एग्जिस्टेंस मिला है कि जो सिविक वहाँ उस टाइम के सिविक कॉइन्स मिले थे उस टाइम पे मेवाड़ के आसपास की जगह पे। और मंदसौर के आसपास मतलब 5 गुफाओं के अंदर मतलब जो शिलालेख बोलते हैं, ब्रह्मी स्क्रिप्ट्स होती हैं जो शिलालेख मतलब जो दीवारों पे लिखे होते हैं, इंस्क्राइब्ड जो वर्ड्स होते हैं उनको शिलालेख बोला जाता है या स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो वो भी मिले हैं। इनका मतलब जो एग्जिस्टेंस है वो पता चलता है कि उस टाइम पे था। And these facts came to know about the expansion of this जनपदा and from west to south and south east राजस्थान। मतलब उसी वजह से मतलब पता चलता है जो इनका एक्सपेंशन था वो बढ़ रहा था वेस्ट टू साउथ ईस्ट राजस्थान, मतलब ये एक्सपेंड कर रहे थे, अपना एक्सटेंशन हो रहा था इनका। अब बात करते हैं कि जो जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है, जैसे कि मान लीजिए पूरे वर्ल्ड्स के ऊपर एक यूनाइटेड नेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है जो सब पूरे वर्ल्ड्स का सिस्टम को कंट्रोल करती है। ऐसे ही उस टाइम पे जो जनपदास के ऊपर भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हुआ करती थी, जिनका मतलब जो पावर थी वो एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज के हाथों में हुआ करती, जो उनके चीफ रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे उनके हाथ में हुआ करती थी। तो उस टाइम पे उस ऑर्गेनाइजेशन को संतगारा सभा बुलाया करते थे, जैसे कि जनरल असेंबली होती है। जनरल असेंबली पता है आपको, जो यूनाइटेड नेशन के अंदर एक मतलब 6 ऑर्गन में से एक ऑर्गन है जनरल असेंबली, जो कि सारा इलेक्शन वगैरह होते हैं, जो सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरीट वगैरह के जो भी होते हैं उनके सबका वो ही करती है। तो ऐसे ही इनकी जो संतगारा सभा हुआ करती थी वो एज ए जनरल असेंबली हुआ करती थी। जो इसके मेंबर हुआ करते थे वो सारे एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज के जो चीफ रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे वो हुआ करते थे, और जो स्पेसिफिक इश्यूज हुआ करते थे और मतलब वो सारे वोट के थ्रू सॉल्व हुआ करते थे। और इसको एक स्पेसिफिक इश्यूज को सॉल्व करने के लिए ओपिनियन को एक अन्याय विरोध करके एक वर्ड यूज किया जाता था उस टाइम पे, और डिस्प्यूट्स के ऊपर वोट लिया जाता था, वोटिंग सिस्टम होता था। और जो संतकारा सभा थी वॉज द सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दैट जनपदा। उस टाइम की सबसे सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी जनपदों के ऊपर। जैसे कि आज के टाइम में सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड्स में यूनाइटेड नेशन है पूरे वर्ल्ड के ऊपर। जैसे कि अब हमारे यहाँ पे मतलब इंडिया की बात करें तो इंडिया में सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड बोला जाता है। बाकी अदर मतलब कोर्ट्स के ऊपर जैसे नीचे पहले लोअर कोर्ट्स आते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर हायर कोर्ट्स एंड देन फिर सुप्रीम कोर्ट। ऐसे ही उस टाइम पे इस और संतगारा सभा को सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जनपदास बोला जाता था। थैंक यू।